Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of September 2021। तो 27 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द इंस्पिरेशन 4 मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंस्पिरेशन 4 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट अबोर्ड द स्पेस एक्स रेजिलियंस कैप्सूल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट विल ऑर्बिट द अर्थ हायर देन बोथ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द हबल स्पेस टेलीस्कोप। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द मिशन इन्वॉल्व सर्कलिंग द अर्थ फॉर 3 days एंड देन स्प्लैशिंग डाउन इनटू द अटलांटिक ओशन। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू द मार्कर एक्स सिंड्रोम। मार्कर एक्स सिंड्रोम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बॉयज़ ऑफन हैव अ मोर सीरियस फॉर्म ऑफ दिस सिंड्रोम दैन गर्ल्स, मतलब कि ज़्यादा सीरियस सिंड्रोम ये बॉयज़ को होता है दैन गर्ल्स। तीसरा स्टेटमेंट है द डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड इफ़ द थेरेपी इज़ गिवन एट एन अर्ली एज, मतलब अगर आप अर्ली एज पे थेरेपी दो तो ये डिसऑर्डर जो है वो क्योर हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग। ऑप्शंस आपके सामने है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अशोक कुमार टंडन कमेटी वॉज रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस फॉर दैट। तो अशोक कुमार टंडन कमेटी इनमें से किस कारणों से की गई है कंस्टिट्यूट। ऑप्शंस आर ए द कमेटी विल लुक एट द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। दूसरा है ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट। तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड चौथा है सिनेरियो एंड सजेस्ट स्टेप्स टू रीओपन स्कूल्स इन इंडिया। तो अशोक कुमार टंडन कमेटी इनमें से किस कारण से बनी। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, नहीं आता गूगल करके करना, लेकिन करना। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज शुड दे बी मेड लीगलाइज्ड इन इंडिया। क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, क्या इनको इंडिया में लीगलाइज किया जा सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप आंसर कर सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट ज़रूर दीजिएगा कि क्या इनको लीगलाइज करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग आर्कटिक आइस। आर्कटिक आइस जो है बहुत जल्दी डिसअपियर हो रही है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आर्कटिक आइस का है कि जो आर्कटिक आइस है वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो रही है। मतलब कि कुछ रीजंस क्या होते हैं अर्थ के कुछ रीजंस ज़्यादा हीट होते हैं, कुछ रीजंस कम हीट होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है इस कारण से काफ़ी नुकसान होता है एंड सम पार्ट्स आर वार्मिंग मोर रैपिडली दैन दी अदर्स। फॉर एग्जांपल आर्कटिक का अगर हम एग्जांपल लें तो इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द प्लानट, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे एक आइस के अंतर्गत एक क्या होता है, कई बार एक होल हो जाता है। जैसे मान लो ये आइस का एक बड़ा सा वो है तो इसमें बीच में एक यहाँ पे होल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो होल वाला रीजन है यहाँ से हीट और ज़्यादा जल्दी रिलीज होती है, इट रिलीजेज हीट मच फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द रीजन्स, ठीक है ना। तो ये जो होल होता है ना, दिस होल इन लार्जर होल इन द सी आइस इज कॉल्ड एज पोलिनिया। तो याद रखिएगा इसको पोलिनिया बोलते हैं, POLYNYA, पोलिनिया। तो ये पोलिनिया जो होता है ना, इट्स अ लार्जर होल इन द सी आइस। अगर सी आइस है तो उसके बीच में एक बड़ा सा अगर होल हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनिया। एंड पोलिनिया जो है वो ज़्यादा रीज़न है कि क्यों इतना जल्दी वहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। अब ज़्यादा हीट रिलीज़ होने से क्या होता है, ज़्यादा हीट रिलीज़ होने से होता ये है कि वहाँ पे फिर क्लाउड फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। अब ये कहाँ पे स्टडी की गई है, ये स्टडी की गई बैफिन बे विच इज़ इन बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड द कनाडा। बैफिन बे में ये स्टडी की गई जिसको नॉर्थ वाटर पोलिनिया भी कहा जाता है, नॉर्थ वाटर पोलिनिया भी कहा जाता है। एंड पोलिनिया क्या होता है, इट्स एन एरिया ऑफ ओपन वाटर का एरिया है सराउंडेड बाय सी आइस। तो सी आइस सराउंड कर रही है और बीच में ओपन वाटर का एरिया अगर आप रख देंगे तो ये पोलिनिया कहलाएगा। ओपन वाटर का एरिया सराउंडेड बाय सी आइस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ओपन वाटर का एरिया सराउंडेड बाय द सी आइस, दैट इज नोन एज द पोलिनिया, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, उसने एक नई स्कीम नोटिफाई की है, दैट इज़ द प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स। याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में आता है। उसने एक स्कीम निकाली है फॉर द प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क। प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क के रिगार्डिंग ये स्कीम है। एंड ये स्कीम क्या करेगी, व्हाट इज़ द स्कीम फॉर दिस,
क्या है, अंडर दिस स्कीम मेडिकल पार्क्स विल बी डेवलप्ड। तो इसके अंतर्गत मेडिकल पार्क बनाए जाएंगे। मेडिकल पार्क्स ये वो टहलने वाले पार्क नहीं होते, मेडिकल पार्क्स दे आर टू प्रोवाइड द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन वन प्लेस। तो जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कॉमन मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, दे आर टू बी प्रोवाइडेड एट वन प्लेस। तो एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहाँ पे मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, एंड चूँकि सारी चीज़ें एक साथ होंगी अगर, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट रहेगी वो भी सिग्निफिकेंटली आपकी कम हो जाएगी। सो दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स स्कीम अंडर दिस। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इजी स्टैंडर्ड्स बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर के, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। सारी जब फैसिलिटीज़ एक साथ आ जाएंगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा हमारे यहाँ का जो डिवाइसेज हैं, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा वर्ल्ड मार्केट में भी, क्योंकि प्राइस रिड्यूस रहेगी, है ना, अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी, लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को आखिरकार। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग विच वॉज देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि चाइना ने कहा है कि जितने भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं दे आर इलीगल। तो चाइना ने जितने भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे उनको इलीगल घोषित कर दिया, विच इंक्लूड्स बिटकॉइन एज वेल। तो बिटकॉइन को इंक्लूड करते हुए बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसी वाले आपके ट्रांजैक्शंस रहेंगे दे आर इलीगल। दिस इज व्हाट द चाइना हैज सेड। नाउ व्हाट आर द रीजंस कि चाइना क्यों इतना क्रैकडाउन कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज पे? तो फर्स्ट रीजन इज दैट देयर इज नो लीगल बैकिंग। तो क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन है, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट और बैंक। तो गवर्नमेंट या बैंक से कोई बैकिंग तो है नहीं, तो इसलिए इसको लीगल टेंडर के रूप में नहीं माना जाता। दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन जो चाइनीज देते हैं दैट इज द क्रिप्टो करेंसीज आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग जो होती है ना, उसके लिए आपको बहुत हैवी सुपर कंप्यूटर्स और बहुत ज़्यादा कूलिंग सिस्टम्स यूज़ करने पड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना ज़्यादा कूलिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे तो वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो दैट इज़ अ थिंग। तीसरा है टू स्टॉप द लीगल एक्टिविटीज़। चाइना का क्रैकडाउन कुछ इसलिए भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे एनोनिमस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज, है ना, एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है क्रिप्टो करेंसीज, तो एनोनिमस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड दैट इज़ द रूट कॉज कि क्यों इनको प्रिवेंट किया जा रहा है। फिर फाइनेंशियल रिस्क्स जो इन्वॉल्व, ऑब्वियस सी बात है, इतनी एनोनिमिटी है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो चाइना उसको प्रिवेंट करना चाहता है। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट अलाउइंग द क्रिप्टो करेंसीज ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। एंड एक और रीज़न है कि चाइना अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। चाइना इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों चाइना नहीं चाहता कि वर्ल्ड में दूसरी, मतलब वो अपनी इंटरनल करेंसी यूज़ करना चाहते हैं, ना कि वर्ल्ड में इस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, इथीरियम या आपका बिटकॉइन, ये सब नहीं यूज़ करना चाहता। तो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज़ आइटम्स। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे CJI बैक्स द 50% कोटा फॉर विमेन इन जुडिशरी। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना जी का बहुत एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जिन्होंने कहा कि ही हैज़ बैक्ड द 50% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, है ना। तो यहाँ उन्होंने कहा कि इट इज़ द राइट ऑफ द वुमेन एंड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। NV रामना जी ने बहुत क्लियरली टर्म्स में कहा है कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। ये चैरिटी नहीं है कि वुमेन को 50% सीट मिलनी चाहिए, it is their right and enough of this thousands of years of suppression. The chief justice was very vocal in this regard and he has said that enough of this suppression of 1,000 years. Now it is the time they should get their due, है ना. So that is the thing. Maoist influence down from 96 to 41 districts. होम मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली, इसमें उन्होंने कहा देयर हैज़ बीन अ शार्प रिडक्शन फ्रॉम 96 सच डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स इन 2010 अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। MHA क्या है, जो नक्सलिज्म का है या माओइस्ट का है, वो डेटा निकालती है एंड इसमें 2010 में अगर आप देखें तो 10 प्रदेशों में 96 जिले, 96 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द 10 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे माओइस्ट इन्फ्लुएंस था, है ना. एंड नाउ दिस हैज़ पुश्ड बैक टू वेरी लिमिटेड क्वार्टर्स एंड अभी केवल जो माओइस्ट इन्फ्लुएंस है केवल 41 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया. दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द न्यूज़ एनालिसिस. एंड इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है द मिसक्रिएंट्स हैव बीन पुश्ड टू अ फ्यू पॉकेट्स with only 25 districts accounting for 85% of the LWE violence in the country, है ना. तो यहाँ पे अब एक 25 जिले ही ऐसे हैं ओवरऑल इनमें से भी जहाँ पे 85% ऑफ द LWE वायलेंस हो रहा है, ठीक है ना. और स्टेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है जो LWE स्टेट है, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं. LWE मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स आपके झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ठीक है ना. एंड छत्तीसगढ़ भी है, कुछ छत्तीसगढ़ भी है, वेस्ट बंगाल एंड केरला,
ठीक है, तो ये दीज आर द स्टेट्स जहाँ पर ये इश्यूज देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बट इट इज़ अ गुड थिंग दैट द नंबर हैव बीन डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज एज पर द रिपोर्ट ऑफ द होम मिनिस्ट्री। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव विद मी, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो ये आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। तो पहला एडिटोरियल है, दीज इन्वेस्टिगेशंस आर अ फेस विदाउट अ हार्ट। अब ये आर्टिकल लिखा गया है मदन बी लोकूर ने। जस्टिस मदन बी लोकूर कमेटी भी बनाई गई थी, अगर आपको पता हो तो। जस्टिस मदन बी लोकूर कमेटी भी इसके पहले बन चुकी है, एंड देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ दैट मदन बी लोकूर कमेटी। आपके लिए सवाल है कि मदन बी लोकूर कमेटी किस रिगार्डिंग बनी है, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। अब यहाँ पे ऑथर ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है, रिसेंटली 2 इन्वेस्टिगेशन के केसेस हुए हैं बाय द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, और वो पहला हुआ है सोनू सूद नहीं, है ना, सोनू सूद नहीं। आपके दिमाग में सोनू सूद अगर आ रहा है तो प्लीज़ सोनू सूद नहीं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक करके 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं न्यूज़ के, वहाँ पे ये सर्वे हुआ था। सो जो विजिट हुई थी ऑफिसर्स की वो हुई थी इन द नेम ऑफ सर्वे। ठीक है ना, तो क्या होता है कि देयर इज द इनकम टैक्स एक्ट, आप सबको पता है इनकम टैक्स एक्ट है, उसका सेक्शन 133A है। 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एक सर्वे जो है ऑफिसर्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऑफिसर सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, इसी कारण से वो सर्वे हुआ भी है। IT डिपार्टमेंट के द्वारा ये सर्वे किया गया इन द नेम ऑफ सर्वे। दे वेंट टू द न्यूज़ लॉन्ड्री एंड न्यूज़ क्लिक एंड ये सर्वे किया उन्होंने। अब दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत ये हो गई कि सर्वे जो होता है 133A, सेक्शन 133A जो होता है वो ये तो कहता है कि आप सर्वे कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेड पर्पस होना चाहिए एंड वो लिमिटेड स्पेस में होना चाहिए। द पर्पस ऑफ एंट्री इज लिमिटेड एंड वेरी स्पेसिफिक। आप रिकॉर्ड बुक चेक करेंगे, अकाउंट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कैश स्टॉक देखेंगे, वैल्यूएबल आर्टिकल्स देखेंगे, प्रीमाइसेस में जो भी मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। लेकिन और एक और चीज़ है, सर्वे अगर जैसे सर्वे का जो टाइमिंग होता है वो ऑफिस टाइमिंग्स में होता है। सर्वे का टाइमिंग जो होता है ऑफिस, तो ये बेसिकली बाय लॉ है, बाय रूल है। यहाँ पे आप रेड नहीं मार रहे हो, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ केवल सर्वे कर रहे हो। सर्वे का रूल ये है। अब चूंकि ये सर्वे के नाम पे गए थे, दे शुड हैव फॉलोड दैट थिंग, बट हुआ क्या, हुआ उल्टा। यहाँ पे ऑथर का कहना है कि हुआ क्या कि दे वेंट टू सर्वे, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री ने बताया कि 12:15 दोपहर में वो आए, एंड देन वो पूरा दिन पूरी रात बैठे रह गए, और नेक्स्ट डे मतलब वो रात में 12:40 मिडनाइट 12:40 AM पे वहाँ से गए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कौन सा ऑफिस है कि 12:40 पे खुला है, कौन से न्यूज़ आर्टिकल का ऑफिस है जो 12:40 AM पे खुला है, पहली चीज़ तो ये। सो दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ओन लॉ। अगर लॉ लिखा है कि ऐसा है, ये टाइमिंग है, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए था। इसके बाद ऑथर ने जो कहा वो भी इंपॉर्टेंट है कि पहला तो आपने ऑथर जो ऑफिस टाइमिंग से उसको फॉलो नहीं किया है। इसके अलावा आपने 2-3 चीज़ें और फॉलो नहीं की, जैसे कि आपने CEO को उनका फ़ोन यूज़ नहीं करने दिया, सबके फ़ोन आपने जमा कर ली। अब ये सर्वे था या रेड थी, पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लो। दूसरी चीज़, आपने वहाँ पे बेसिकली क्या किया कि यू स्टार्टेड गिविंग द लीगल एडवाइसेज एंड ऑल, एंड यहाँ पे ये हो कि आपने लॉयर्स तक, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री का जो ओनर था उसने कहा कि हम अपने लॉयर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बट दे वर नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट देयर लॉयर एज वेल। तो आप ये सोच सकते हैं कि लॉयर से कांटेक्ट करना तो क्रिमिनल को भी अलाउड रहता है, क्रिमिनल कैन आल्सो कांटेक्ट द लॉयर, है ना। तो ऐसे में आप उनको जो जिस आदमी के अगेंस्ट अभी कोई केस नहीं, जिस आदमी के अगेंस्ट कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, उसको आप लॉयर नहीं बुलाने दे रहे हो। सो दैट इज द थिंग विच वाज आस्क्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल कि क्या ऐसा है कि मतलब आर दे ओमनीसिएंट एंड मतलब ओमनीपोटेंट, इस तरीके से कहना चाहिए कि ये अथॉरिटीज इतनी पावरफुल हैं कि किसी कोई इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, है ना। दिस इज द बिग थिंग, दिस इज द बिग क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि वहाँ पे सारे बुक्स, और उन्होंने ये कहा कि कंप्यूटर चेक करने लगे, डेस्कटॉप पर्सनल फाइल्स चेक करने लगे, मोबाइल फ़ोन्स मांग लिए। तो ये कौन से पावर के तहत ये यूज़ किया गया, दिस इज़ द क्वेश्चन। कि उनकी राइट टू प्राइवेसी नहीं रह गई, उनकी राइट टू सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं रह गई, उनसे आप कुछ भी पूछ रहे हो, उनके मोबाइल फ़ोन्स चेक कर रहे हो, तो दैट पर्सनल डिवाइसेस आप किस पावर के तहत देख रहे थे। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट, है ना। फोर्थ क्वेश्चन जो ऑथर ने पूछा है कि आर ऑफिसर्स ऑफ द IT डिपार्टमेंट एंटाइटल्ड टू वायलेट द लॉ, क्या उनके पास ये अलग से पावर है, बाय लॉ दी गई है कि आप लॉ को वायलेट कर सकते हो, है ना। दिस सीक्वेंस आर नॉट क्लियर।
तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा कि ऐसा क्या है कि इस तरीके से आपने सर्वे किया और आपने उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे वो भी उनसे छीन लिए। मतलब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया जा चुका है, बट यू आर नॉट गिविंग देम द राइट टू प्राइवेसी एज वेल। उसका जो बेसिक राइट है लीगल एड का, मतलब लॉयर को बुला सकते हैं, वो आपने उनको नहीं एक्सरसाइज करने दिया। सो व्हाट वाज द थिंग? एंड ये चीज़ सिर्फ न्यूज़ लॉन्ड्री में नहीं हुई, न्यूज़ क्लिक में भी सेम चीज़ हैपेंड, एंड दैट इज द केस विच वॉज मेंशन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा कि द इशू इज नॉट वेदर न्यूज़ लॉन्ड्री एंड न्यूज़ क्लिक हैव डन समथिंग रॉन्ग और नॉट। इशू यहाँ पे ये नहीं कि उन्होंने गलत किया है कि नहीं किया है, वो गलत कर सकते, हो सकता है उन्होंने बहुत गलत किया हो, बहुत धांधलेबाजी की हो, सब कुछ है, लेकिन द मेजर इशू इज दैट कि आपका जो रूल है, आपका जो why were you not following the procedures, why you took मतलब कि इस तरीके से उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे, बेसिक फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल नहीं करने दिया आपने, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल नहीं करने दिया। सो दिस कंट्री इज नॉट गाइडेड बाय गूंस, दिस कंट्री इज रूल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, दिस कंट्री इज रूल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स देता है, कुछ रेगुलेशंस देता है, तो उसके साथ कुछ राइट्स भी देता है। सिटीजन्स के पास भी कुछ राइट्स हैं। अगर लॉ गवर्निंग अथॉरिटीज़ के पास मतलब पावर्स हैं, तो सिटीजन्स के पास भी राइट्स, एंड यू कैन नॉट टेक दीज राइट्स फॉर ग्रांटेड। दिस हैज़ बीन द मेजर टॉपिक ऑफ डिबेट, दिस यू कैन नॉट टेक द राइट्स फॉर ग्रांटेड। दूसरा जो आर्टिकल है वो है फ्लड मैनेजमेंट दैट कैन नॉट बी वाटर्ड डाउन। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है जो फ्लड है, जो हिमालयन रीजन से, नेपाल वाले रीजन से, इंडिया नेपाल का जो रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते रहते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्लड्स इन द इंडिया नेपाल बॉर्डर्स, एंड स्पेशली जो बिहार आप रीजन देखिए, कोसी रिवर जो देखिए अगर आप, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देयर मस्ट बी एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल, एंड वो लोकल रिप्रेजेंटेशन के करे और यहाँ पे फ्लड मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज करे। इसके लिए ऑथर ने एग्जांपल भी दिया कि भैया पहले जब एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि नेपाल में एक डैम बनाया जाएगा, लेकिन 2004 में ये डिसीजन ले लिया गया था, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया जाएगा, विराटनगर में बनाया भी गया था, एस्टैब्लिश नेपाल में 2004 में, लेकिन अभी तक 17 साल बीत गए, लेकिन जो कोसी कमला और बागमती रिवर्स हैं, कोसी कमला और बागमती रिवर्स हैं, यहाँ पे वो डैम नहीं बनाया गया। कोसी कमला और बागमती रिवर्स में वहाँ पे डैम नहीं बनाया गया। तो ऑथर ने यही मुद्दा उठाया कि भैया वो डैम आप एक्चुअली बनाओ, एंड दैट डैम हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल, दोनों के जॉइंट एफर्ट्स लगेंगे, है ना, एंड जॉइंट एफर्ट्स की जरूरत भी, तभी फ्लड प्रोटेक्शन का काम हो पाएगा। यहाँ पे दूसरी चीज ऑथर ने यहाँ पे कही, इन द स्पिरिट ऑफ बेस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप नेपाल एंड इंडिया शुड रीस्टार्ट द वाटर डायलॉग। इंडिया और नेपाल को वाटर डायलॉग दोबारा शुरू करने की जरूरत है ना, एंड देयर मस्ट बी पॉलिसीज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर के दोनों साइड में जो भी इफेक्ट हो रहे हैं उन सबको ज़रूरत है कि आप उनको मतलब कि असिस्टेंस प्रोवाइड करें, एंड इट इज़ द टाइम दैट द टू फ्रेंडली कंट्रीज कम टुगेदर एंड असेस द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग द अनइमेजिनेबल लॉसेस थ्रू फ्लडिंग एवरी ईयर। तो दोनों कंट्रीज को साथ बैठ करके सोचने से फ्लडिंग नुकसान कर रही है, ना केवल जान का बल्कि जान के साथ अलग अलग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान कर रही है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डिसाइसिव। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट करने वाले हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फ्लड रेजिस्टेंस बनाना, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। एंड मतलब हिमालयन ग्लेशियर्स में जो ग्रीन कवर की ज़रूरत है वो भी देने की ज़रूरत है। एंड वाटर कोऑपरेशन ड्राइव, देयर शुड बी अ वाटर कोऑपरेशन ड्राइव बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया नेपाल के बीच में अगर डायलॉग हो तो उसमें इंडिया वाटर कोऑपरेशन ड्राइव्स की ज़रूर होनी चाहिए, एंड जो रीज़न है उसका भी डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा, एंड वाटर रिसोर्सेज की सेफ्टी यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्राइसलेस एसेट्स हैं। आप सबको पता होना चाहिए क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में, है ना, और ऐसे में आप किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करते हो, यूटिलाइज करते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो पानी का, जो फ्लडिंग का पानी है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में या इरिगेशन पर्पज से या वाटर वेस्ट के रूप में किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको बैठ करके डिसाइड करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच वर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ सोशल जस्टिस। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन एंड तमिलनाडु केस। यहाँ पे तमिलनाडु का केस ऑथर ने दिया है कि तमिलनाडु ने भैया डिसाइड किया कि 12th के परसेंटेज के बेसिस पे नीट में एडमिशन देंगे। ऑथर ने कहा कि देखो हुआ क्या, जब तक नीट का डिसीजन नहीं हुआ था और 12th के बेसिस पे एडमिशन दे रहे थे तब भी 38% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ पा रहे थे। नीट का जब डिसीजन हो तो केवल 2.5% बच्चे बचे, और अभी
एक पोस्ट नीट एक कोटा किया गया है 7.5% का फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। ऑथर ने दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो बहुत सारे वहाँ पे बॉटलनेक्स के साथ गुजर रही हैं। पहले एग्जांपल तो वहाँ पे तमिलनाडु जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज का रहता है, और नीट एग्जामिनेशन जैसे इस तरह से इंग्लिश के एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे में लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है कि आप किस डोमिनेंट लैंग्वेज से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज हैज़ बीन इशू। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, टीचिंग स्टैंडर्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी सवाल उठाया है कि यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट स्कूल में वैसी पढ़ाई नहीं होती है। फिर ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि देखो कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपने वो कर दिया, मतलब कि दिक्कत ये होती है गवर्नमेंट स्कूल में भी कुछ मतलब इंटर डिस्पैरिटीज़ है, जैसे कि कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। अब जो कोचिंग अफोर्ड करेगा उसका तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो नहीं कर पा रहा है बेचारा और जो घर में मतलब अपने से जूझ रहा है उसका थोड़ा कम रहता है। तो ये एक इशू ये भी रहता है। इसके अलावा ऑथर ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, वो इशू जो है वो ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 50% लगभग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि 1-1 करोड़ तक पहुँच जा रही है। 1 करोड़ अब कोई बंदा किस तरीके से अफोर्ड कर पाएगा फॉर बिकमिंग डॉक्टर एंड ऑल। सो दीज आर द मेजर इशूज दैट नीड टू बी लुक आफ्टर, और इनको देखने की जरूरत है, इनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। दिस हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। एंड एयरफोर्स ने यहाँ पे प्लेन्स दिखाए हैं ओवर द डल लेक। आप सबको पता है डल लेक जम्मू कश्मीर रीजन, एंड यहाँ पे उन्होंने एयरफोर्स ने MiG-21 बाइसन एंड एरोबेटिक्स सुकोई 30 का दिखाया। एंड एक और है आकाश गंगा नाम से स्काई डाइविंग डिस्प्ले था, वो भी शोकेस किया गया। आकाश गंगा स्काई डाइविंग डिस्प्ले भी शोकेस किया गया। सो दीज आर द थिंग्स विच हैपेंड इन द जम्मू कश्मीर रीजन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। आगे देखते गवर्नमेंट इंडस्ट्री पैनल ड्राइव्स पॉलिसी टू रिवाइव द मैन्युफैक्चरिंग। अब एक मीटिंग हुई थी बिटवीन द इंडस्ट्री कैप्टन्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल आफ्टर द लॉकडाउन 2020 में हुआ था। एंड इसने एक कमेटी बनाई है, आफ्टर दैट एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन। नाम याद रखिएगा, स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन, लिख लो इसको बोलते हैं स्केल, याद रखिएगा स्केल। स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन, स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन। अब ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स रिगार्डिंग है, लोकल वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स पूरा है। स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, इसको स्केल भी कहा जाता है। अब ये जो स्केल है इट इज़ एम्ड एट नेविगेटिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को इम्पॉर्टेंट मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ाने के लिए, और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट आइटम्स हैं, हम जिस चीज़ों पे इंपोर्ट में डिपेंडेंट हैं उन चीज़ों को कहना चाहिए कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बेसिकली एम रखा गया है। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, है ना, इसको याद रखिएगा। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए उन आइटम्स को इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहिए, उन आइटम्स को इंडिया में प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर को, इस कारण से स्केल को बनाया गया है। अब ऑथर ने कहा कि भैया इसके पहले भी बहुत सारी कमेटी ऐसी बनाई गई हैं, तो स्केल किस तरीके से अलग है। स्केल अलग इसलिए क्योंकि इसमें कोई डेडलाइंस नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई वॉल्यूनिमस रिपोर्ट नहीं आती है। इसके अलावा इट डजंट जस्ट गैदर नहीं करता आइडिया सेक्टर से, बल्कि उनको गवर्नमेंट्स उनके थ्रू बेसिकली कुछ एम भी करता है कि उनसे कुछ बनाया भी जाए। एंड इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि इट फॉलोज अ रिगरस प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। रिगरस कंसल्टेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है ताकि एक डिसीजन पे आया जा सके, है ना। दैट इज़ द थिंग विच वॉज मैंशनड इन दिस आर्टिकल। तो ये इस तरीके से स्केल डिफरेंट है। स्केल आप याद रखेगा, स्केल का फुल फॉर्म फिर देख लो, स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। गोइंग डिजिटल फॉर बेटर हेल्थ केयर सोल्यूशंस। सेंटर ने कहा है कि वो डिजिटल रोल आउट करेंगे पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन को, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, PMDHM बोलते हैं, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। एंड दिस बेसिकली इज प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च दिस मिशन टुडे, आज लॉन्च करेंगे। एंड PMDHM इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन पायलट बेसिस इन द 6 UTs।
तो अभी एट प्रेजेंट इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द पायलट बेसिस इन द 6 यूटीज़, 6 यूटीज़ में ये अभी पायलट बेसिस में है। अब PMDHM क्या करेगा, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये एक सीमलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा थ्रू द प्रोविजन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। अब ये क्या करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे डेटा इंफॉर्मेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज का, एंड इसमें क्या होगा, इंटर ऑपरेबल स्टैंडर्ड बेस्ड डिजिटल सिस्टम रहेगा, इंटर ऑपरेबल स्टैंडर्ड बेस्ड डिजिटल सिस्टम रहेगा। और एक और चीज़ है कि इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, इनकी भी गारंटी गवर्नमेंट जो है वो ले रहा है कि आपकी डेटा जो है, आपका जो हेल्थ डेटा है वो सुरक्षित रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो की एस्पेक्ट है इस बार के PMDHM का, वो है उसकी यूनिक आईडी, जिसको ई हेल्थ आईडी भी कह सकते हो आप लोग। ई हेल्थ आईडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ आईडी रहेगी आप लोगों की, एंड उसमें दैट विल मतलब उसमें आपका हेल्थ अकाउंट रहेगा, जिसमें आपका रहेगा कि लास्ट आपने कहाँ चेकअप कराया था, लास्ट आपने क्या, तो आपका पूरा उसी यूनिक आईडी में एडिट होता रहेगा जैसे जैसे आप अपने चेकअप कराए, तो आपका एक हेल्थ रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। तो कई नए डॉक्टर्स अगर आप दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने गोवा में कुछ दिखाया उखाया, उसके बाद आप जब दूसरी स्टेट में कहीं गए, असम में गए वहाँ दिखाने, तो वहाँ पर आपका चेक कर ले कि आपने अच्छा गोवा में ये किया था, मध्य प्रदेश में ये दिखाया गया था, यहाँ पर ये, तो ये आपके सारी चीज़ें जो है वो उस डिजिटल हेल्थ आईडी यानी यूनिक हेल्थ आईडी से लिंक्ड रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा PMDHM सैंडबॉक्स नाम की भी चीज़ है इसमें, डिजिटल हेल्थ मिशन सैंडबॉक्स को क्रिएट किया गया। इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ द मिशन विच विल एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग दैट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द प्राइवेट प्लेयर्स इंटेंडिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो सैंडबॉक्स जो रहेगा दैट विल बी एक्टिंग एज अ फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक कमेटी टू रेशनलाइज द GST रेट्स। तो GST रेट्स को रेशनलाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि अभी जो है टैक्स रेट वो 4 अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। एक है 5% का, दूसरा है 12% का, तीसरा 18% का, चौथा 28% का। अब उन सबको रेशनलाइज करने के लिए एक सिंपल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, जिसको लीड कौन कर रहे हैं, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई। याद रखिएगा, बसवराज एस बोम्मई इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड ही इज लीडिंग दिस GOM। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कौन कर रहा है, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई, ठीक है। तो अलग अलग टैक्स स्लैब्स को मर्ज कर करके 2 से 3 महीने के अंदर इनको बताना है कि क्या टैक्स रेट रहने वाला है या क्या नया सिस्टम रहेगा। अभी मैंने आपको अभी का सिस्टम बता दिया, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जैसे कि हाँ, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे स्विस वोटर्स हैव सेड अ बिग यस टू सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग वोटिंग हुई थी, और नियरली 2/3 जो स्विस वोटर्स थे दे बैक्ड द गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस सेम सेक्स मैरिज इन रेफरेंडम। तो रेफरेंडम आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेथड होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 मेथड्स होते हैं, है ना, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, ये सारे मेथड्स होते हैं ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लिख लो उसको, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और इनिशिएटिव एंड रिकॉल, दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड रेफरेंडम जो है, स्विट्जरलैंड जो की है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। रेफरेंडम लगभग हर चीज़ में ही होता है उनका, तो दैट इज़ अ थिंग व्हाई दे हैव डन फॉर दिस आल्सो, एंड सेम सेक्स मैरिज को वहाँ पे यस कहा गया इन द रेफरेंडम एज वेल। आगे मूव करते हैं। आइसलैंड इलेक्ट्स द यूरोप्स फर्स्ट वुमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट। तो यहाँ पे विमेन मेजॉरिटी पार्लियामेंट पहली बार यूरोप में आया है, वो कहाँ है, आइसलैंड में आया है। आइसलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू हैव मोर विमेन दैन मैन इन द पार्लियामेंट। तो आइसलैंड जो है वो यूरोप का पहला ऐसा पार्लियामेंट बन गया है जहाँ पर मोर विमेन दैन मैन है, ठीक है ना। तो 63 सीट्स हैं, जिसमें से 33 वर बाय विमेन एंड 52% वुमेन है, 52%, एंड दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब क्या यूरोप की पहली है, तो वर्ल्ड की पहली, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसका है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस समय रवांडा का है। रवांडा में 61% है, क्यूबा में 53% है, निकारागुआ में 51% है, मेक्सिको में एंड UAE में 50% है। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि रवांडा का 61% है, क्यूबा का 53% है, निकारागुआ का 51% है, मेक्सिको एंड UAE का 50% है।
सो दिस इज द न्यूज़, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, आइसलैंड जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। नॉर्डिक कंट्रीज में 5 तो कंट्री आती हैं, 2 ऑटोनॉमस कंट्रीज आती हैं, 1 ऑटोनॉमस रीजन आता है, 2 अनइनकॉर्पोरेटेड एरियाज आते हैं और 3 डिपेंडेंसीज आती हैं। तो 5 जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, सॉवरेन स्टेट्स हैं नॉर्डिक के, वो हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये याद रखेगा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज जो कि सॉवरेन नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ये आप याद रखिएगा, सॉवरेन नॉर्डिक कंट्रीज हैं। 2 ऑटोनॉमस टेरिटरीज आती है जिसमें फरोए आइलैंड और ग्रीनलैंड आता है। तो याद रखिएगा, दीज आर द 2 इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस टेरिटरीज, फरोए आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।